नमस्कार, केजीएस आईएएस हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम डेली बेसिस पर जो भी महत्वपूर्ण जगह होंगी, लोकेशंस होंगी, उनको मैप के थ्रू समझेंगे। तो दिस सीरीज इज नेम्ड एज डेली मैप ड्रिल। तो हम डेली मैप की ड्रिल करेंगे ताकि मैप्स के ऊपर हम बहुत अच्छे से पकड़ बना सकें और साथ साथ देश दुनिया में जहां कुछ भी होगा हम उसको इस सीरीज के थ्रू कवर करेंगे ताकि आपको उन लोकेशंस के बारे में, वहां से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सारों के बारे में अधिक जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज ये फर्स्ट एपिसोड है इसका, जिसमें हम जिसके बारे में बात करेंगे वो देश है न्यूजीलैंड। अब भाई न्यूजीलैंड की क्यों चर्चा हो रही है? क्योंकि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री 3 देश के दौरे पर थे। उन देशों में न्यूजीलैंड भी शामिल था। न्यूजीलैंड कहाँ आता है? तो न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में बसे हुए 3 द्वीपों का समूह है, जिसमें एक आइलैंड है जिसको कहते हैं स्टीवर्ट द्वीप, है ना। एक स्टीवर्ट द्वीप है, एक दक्षिण द्वीप है और एक उत्तर द्वीप है, यानी नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड और तीसरा कहलाता है स्टीवर्ट आइलैंड। तो ये 3 आइलैंड्स का जो समूह है, इसको ही आप क्या कहते हो? न्यूजीलैंड कहते हो। जिसकी राजधानी क्या है? जिसकी राजधानी यहाँ पे नजर आ रही है, जिसका नाम है वेलिंगटन। ठीक है, क्या नाम है इसका? वेलिंगटन। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री 10 तारीख को कहाँ गए? तो हमारे प्रधानमंत्री 10 जुलाई को पहुंचे ऑकलैंड। तो मैंने आपको बताया इसमें 3 आइलैंड, एक स्टुअर्ट आइलैंड, एक नॉर्थ आइलैंड, एक साउथ आइलैंड। इनको हम समझेंगे। तो क्यों मैं पढ़ा रहा हूं इसको? क्योंकि मैंने बताया, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ, तो भारत के प्रधानमंत्री के सामने यहाँ पर वहां की एक पारंपरिक जनजाति है जो अपना एक तरीके से पारंपरिक नृत्य करते हुए नजर आ रही है उनके स्वागत में। तो भारत के प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के आधिकारिक निमंत्रण पर 2 दिन के लिए महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा के लिए 10 जुलाई 2026 को ऑकलैंड पहुंचे। इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो मुक्त व्यापार समझौता होता है, वो एक कड़ी है जो इनके बीच में जो चर्चा का विषय रहेगा। हमें बात करनी है न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड आता कहाँ है? दुनिया के 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, जिनमें एरिया वाइज सबसे बड़ा है एशिया, सेकंड पर है अफ्रीका, तीसरे पर है नॉर्थ अमेरिका, चौथे पर है साउथ अमेरिका, पांचवे पर है अंटार्कटिका, छठवें पर यूरोप और सातवें पर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। इसी को ओशियाना कहा जाता है। इस ओशियाना में अलग अलग हिस्से हैं। इन्हीं में हिस्सों में एक क्षेत्र है जिसको पोलिनेशिया कहा जाता है। उस पोलिनेशिया का हिस्सा है न्यूजीलैंड। तो अगर हम देखें न्यूजीलैंड क्या है, तो न्यूजीलैंड जैसे कि मूल निवासी माओरी लोग हैं जो अभी प्रधानमंत्री के सामने एक नृत्य करते हुए नजर आ रहे थे। आओ टेराओ भी कहते हैं इनको। दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक स्वतंत्र द्वीपीय देश है। पॉलिनेशिया के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित यह देश संसदीय लोकतंत्र वाली एक अत्यंत विकसित संवैधानिक राजशाही है। यहाँ पे किंग चार्ल्स तृतीय को राष्ट्रीय अध्यक्ष माना जाता है, जिनका प्रतिनिधित्व स्थानीय स्तर पर गवर्नर जनरल करते हैं। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी संवैधानिक राजशाही का ही एक उदाहरण है। लोग यहाँ के माउरी कहलाते हैं, आओटेरा कहलाते हैं, पोलिनेशिया में स्थित है। अब आपसे पूछा जाएगा ये पोलिनेशिया कहाँ है? तो ये पूरा भाग ओशियाना कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया का ही एक नाम, मतलब ये पूरे प्रांत को आप ओशियाना कहते हो। और इस ओशियाना में माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और आपका मेलेनेशिया आता है। तो उसी के अंतर्गत पोलिनेशिया का हिस्सा है। जैसे यहाँ पे आपको एक शब्द नजर आ रहा होगा पोलिनेशिया, ये है माइक्रोनेशिया और ये है मेलेनेशिया। ठीक है, तो ये सब ओशियाना के अंतर्गत आता है। तो न्यूजीलैंड किसका हिस्सा हो गया? पोलिनेशिया का हिस्सा हो गया। ठीक है, तो ये माइक्रोनेशिया और यहाँ पर न्यूजीलैंड है पोलिनेशिया। तो इसी को मैंने अभी आप बताया कि यहाँ के लोगों को माओरी कहा जाता है। तो ये बेसिकली इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो इंग्लैंड का था, फिर बाद में 1947 से यहाँ पर भी अलग अलग तरीके से जो देखने मिलता है। पहले डोमिनेंट स्टेटस था, अब ये क्या है? राजशाही है। कैसी? संवैधानिक राजशाही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाला क्षेत्र है। तो इसी का एक आइलैंड है नॉर्थ आइलैंड, एक है साउथ आइलैंड और नीचे है स्टीवर्ट आइलैंड। इनके बीच में कुछ जल संधियां भी मैं बताऊंगा आज जो जरूरी है। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे? नॉर्थ आइलैंड से। ये नॉर्थ आइलैंड जो है रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में जो रिंग ऑफ फायर है उसका ही हिस्सा है। तो यहाँ पर बहुत सारी ज्वालामुखी गतिविधियां, भूकंपीय गतिविधियां, ये सारी चीजें बड़ी आम है। तो इसी का जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ज्वालामुखी केंद्र है। तो नॉर्थ आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी है, गतिविधियां होती हैं। एक फेमस यहाँ का लेक है लेक टोपो। लेक टोपो जो है सबसे प्रसिद्ध यहाँ की झील है।
है ना। इसके अलावा सुपर ज्वालामुखी कार्डेरा है, माउंट रुआपेहू है, माउंट तारानाकी है, बड़े पैमाने पर जियोथर्मल परिदृश्य शामिल है, एगमोंट, रोटोरुआ, व्हाइट आइलैंड, है ना, ये सारे के सारे ज्वालामुखी केंद्र यहाँ पर देखने मिलते हैं। यहाँ की जो फेमस झील है लेक टोपो, जो आपके सामने नजर आ रही है। दूसरा जो क्षेत्र है, जैसे आप उत्तर आइलैंड से, नॉर्थ आइलैंड से साउथ आओगे तो इसके बीच में एक जल संधि है। ठीक है, क्या है? जल संधि। अब जल संधियां क्या होती हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जल संधियां उन क्षेत्रों को कहा जाता है जो दो जल क्षेत्रों को जोड़े और भूमि को क्या करे? अलग करे। तो अगर आपसे पूछा जाए उत्तर द्वीप, नॉर्थ आइलैंड और दक्षिण द्वीप को अलग करने वाली जल संधि या जल डमरू मध्य कौन है, तो इसको कहते हैं कुक। कुक जल डमरू मध्य, यह जल संधि कौन सी है? ये जल संधि नॉर्थ आइलैंड को साउथ आइलैंड से अलग करती है और किसको जोड़ती है? तो तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, एक और पढ़ाऊंगा यहाँ पे, जल संधि बड़ी फेमस है। तो ये जल संधि सबसे पहले याद रखना। और इसके बाद क्या आ जाता है? इसका दक्षिण द्वीप आ जाता है। यहीं पर दो फेमस सिटी है, एक वेलिंगटन जो इसकी राजधानी है पूरे न्यूजीलैंड की, और यहाँ पर है ऑकलैंड। तो ये दो प्रमुख क्षेत्र इसके देखने मिलते हैं। और ये दक्षिण द्वीप है जिसका फेमस जगह है क्राइस्ट चर्च। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर से, उत्तर द्वीप से जब दक्षिण द्वीप पे आएंगे तो यहाँ पर ही क्या है? एक बड़े पर्वत श्रृंखला है जिसको एल्प्स कहा जाता है, आल्प्स कहा जाता है। तो ग्लेशियर वाली दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी है। तो साउथ आइलैंड पर 480 किलोमीटर लंबा क्या है? 480 किलोमीटर लंबा सदर्न अल्प्स है। इसी सदर्न अल्प की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसमें आओराकी या माउंट कुक कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 3724 मीटर है, जो न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। जो दक्षिण अल्प का क्षेत्र मिलता है, बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, गहरी ग्लेशियल झील है, शानदार फ्यूड जो है ये इसके अंतर्गत शामिल है। ये किसके अंदर हम बात करें? दक्षिण द्वीप के अंदर। तो ये आपका उत्तर द्वीप है, फिर ये दक्षिण द्वीप है। इसी दक्षिण द्वीप में ये 480 किलोमीटर लंबी क्या है? सदर्न एल्प्स है। एक एल्प्स यूरोप में है, ये सदर्न एल्प्स कहलाते हैं। और इससे बचा हुआ जो कृषि योग्य क्षेत्र है, जो कृषि योग्य क्षेत्र है, इसको कैंटरबरी कहा जाता है। तो इसका नाम भी याद रख लीजिए, क्या है? तो मिट्टी और जल निकासी वाला क्षेत्र नीचे वाला है। तो कैंटरबरी जैसे उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में से तेज बहने वाली नदियां गुजरती हैं, जबकि तरह तरह की ज्वालामुखी और अपक्षयित मिट्टी खेती और पशुपालन में सहायक होती हैं, जो भेड़ पालन वगैरह के लिए बड़ी ही सहायक है इस क्षेत्र के अंदर। तो बड़े लेवल पर ये जो मैदान है इनको कैंटरबरी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दक्षिण द्वीप जब खत्म होता है तो फिर एक नया द्वीप शुरू होता है जिसको स्टीवर्ट द्वीप कहा जाता है। तो दक्षिण द्वीप से, है ना, साउथ आइलैंड से आपका स्टीवर्ट आइलैंड अलग होता है, और साउथ आइलैंड से स्टीवर्ट आइलैंड को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो फोवेक्स है ना। क्या नाम है इसका? फोवेक्स। तो फोवेक्स जल संधि दक्षिण द्वीप को स्टीवर्ट द्वीप से अलग करती है और तस्मान सागर से प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो ये यहाँ पर स्टीवर्ट द्वीप है ना। इसका एक शेर ब्लफ है, इसका ओबान है, और यहाँ पे आपको तस्मान सागर देखने मिल रहा है, यहाँ पर दक्षिण प्रशांत सागर मिल रहा है। तो इनको जोड़ने का काम कौन सी? फोवेक्स जल संधि करती है। तो एक जल संधि ऊपर है जिसको कुक जल संधि कहते हैं, और एक फोवेक्स जल संधि है। तो इस तरफ क्या है? कुक। ये उत्तर द्वीप और दक्षिण द्वीप के अंदर, उत्तर और दक्षिण के बीच में कौन सी आ गई? कुक आ गई। और इसके बाद जो स्टीवर्ट है, जो स्टीवर्ट है इसके बीच में फोवेक्स जल संधि है। तो नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड और स्टीवर्ट आइलैंड, ये तीन प्रमुख हैं। एक यहाँ पर ऑकलैंड, यहाँ पर वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च हो जाता है। बाकी जैव विविधता में सबसे प्रमुख पक्षी यहाँ का कीवी है, जो कि उड़ नहीं पाता, फ्लाइटलेस बर्ड है। इसके अलावा ये माना जाता है दुनिया में जो कहीं कुछ नहीं मिलता वैसा न्यूजीलैंड के अंदर जैव विविधता का क्या स्तर है। तो जैव विविधता को अगर हम गहराई से देखें न्यूजीलैंड के अंतर्गत, तो मिलता है कि 70% ऐसे पक्षी मिलते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते। 100%
रेंगने वाले जीव, मेंढक और चमगादड़ों की प्रजाति मिलती है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। 80% वस्कुलर प्लांट्स हैं, मतलब संवहनी पौधे हैं जो यहाँ के स्थानिक है। 38% जलीय जीव मिलते हैं, 84 जलीय जो मछलियां हैं वो मिलते हैं। इसके अलावा 80% ऐसे अकशेरुकी भी यहाँ पर मिलते हैं। तो जैव विविधता में भी यहाँ के स्थानिक जैव विविधता बहुत ही अलग है, बहुत ही यूनिक है, जो इस क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। किस के बारे में हमने यहाँ पे बात करी है, तो न्यूजीलैंड के बारे में बात करी है। होप आपको ये समझने आया होगा। तो इसी तरीके से हम रोजाना क्या करेंगे, कुछ ना कुछ जगहों को लेंगे जिसके आधार पर बेहतर तरीके से आपको समझ आ पाए। इनका प्रयास करेंगे इस सेशन के जरिए, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझने आए। तो आज हमने न्यूजीलैंड पढ़ा, जिसकी राजधानी वेलिंगटन है। क्यों पढ़ा? क्योंकि हाल ही में हमारे भारत के प्रधानमंत्री वहां गए। उत्तर द्वीप, दक्षिण द्वीप और स्टीवर्ट द्वीप, है ना, यहाँ पर जल संधियां पढ़ी, यहाँ के प्रमुख पर्वत पढ़े, यहाँ के पाए जाने वाले क्षेत्रों को पढ़ा, और साथ साथ यहाँ पर पाई जाने वाली जैव विविधताओं के बारे में मैंने आपको बताया। तो आशा करता हूँ ये जो सीरीज हमने शुरू करी है ये आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा अगर आपको पसंद आ रही है तो शेयर करके, कमेंट करके, और इस पर अपने जो महत्वपूर्ण फीडबैक है उसको जरूर दीजिएगा। मिलूंगा मैं आपको अगले एपिसोड में मैप के ड्रिल के साथ। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे टू एवरीवन।